स्टूडेंट्स, टॉपिक जो अपना चल रहा था कोशिका विभाजन व कोशिका चक्र, जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे सूत्री विभाजन। सूत्री विभाजन, तो सूत्री विभाजन में अपने एक तो आई फेज यानी इंटरफेज जो कि विभाजन की तैयारी की प्रावस्था है, और दूसरी एम फेज माइटोसिस। माइटोसिस के दो भाग, एक केंद्रक विभाजन और दूसरा कोशिका द्रव्य विभाजन। तो आई फेज अपने डिस्कस कर लिया था, इसमें 3 स्टेजेस थी, G1, S और G2। G1, S और G2 फेज। एम फेज यानी माइटोसिस। माइटोसिस की 2 स्टेजेस हैं, एक तो केंद्रक विभाजन और दूसरा कोशिका द्रव्य विभाजन। केंद्रक विभाजन के 4 भाग जो हमने डिस्कस कर लिए थे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। आज हमने डिस्कस करना है कोशिका द्रव्य विभाजन। अब कोशिका द्रव्य विभाजन जो होता है उसकी 2 टाइप्स में उसे डिवाइड किया जा सकता है। एक तो कोशिका खांच विधि, कोशिका खांच विधि, और दूसरा कोशिका पट्ट विधि या कोशिका पट्टिका विधि। तो एक तो है कोशिका खांच विधि और एक है कोशिका पट्ट या कोशिका पट्टिका विधि। तो सेल फूरो मेथड और सेल प्लेट मेथड, सेल फूरो मेथड, सेल प्लेट मेथड। तो इन दोनों मेथड को यानी कोशिका द्रव्य विभाजन को डिस्कस करने से पहले सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको रीट, जेट, पटवार, आरपीएससी, क्लास 12th केमिस्ट्री और जनरल साइंस संबंधी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और आप हमारे यूट्यूब चैनल को शशि सिडाना नाम से भी सर्च कर सकते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं कोशिका द्रव्य विभाजन की। कोशिका द्रव्य विभाजन डिस्कस करने से पहले आई फेज और एम फेज में हम डिस्कस कर लें क्या हुआ था। तो ये मान लो कोई कोशिका है हमारे पास, ये उसके बीच में केंद्रक आ गया, ये जनक कोशिका है यानी मातृ कोशिका, पेरेंटल सेल या पेरेंट सेल। इसमें मान लें हम 2 गुणसूत्र हैं, 2 गुणसूत्र हैं। अब आई फेज और एम फेज से होते हुए जब कोशिका आगे बढ़ी, यानी ये आई फेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज दोनों हो गए, तो यानी केंद्रक का विभाजन हो गया। केंद्रक का विभाजन हो गया, यानी केंद्रक जो एक था वो अंदर 2 केंद्रक बन गए। पूरी डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं पीछे। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, तो आप वहां से वो वीडियो देख लें तो आपको क्लियर हो जाएगा सारा प्रोसेस क्या चल रहा है। तो इस केंद्रक में भी 2 गुणसूत्र हैं, इस केंद्रक में भी 2 गुणसूत्र हैं, और क्योंकि ये पुत्री कोशिका है, ये मातृ कोशिका है, पुत्री कोशिका के केंद्रक में मातृ कोशिका के केंद्रक के समान गुणसूत्र रहते हैं। अभी पुत्री कोशिका का आगे कोशिका द्रव्य विभाजन पेंडिंग है। अभी केंद्रक के गुणसूत्र देखिए, इस केंद्रक में 2 गुणसूत्र हैं, इस केंद्रक में भी 2 गुणसूत्र हैं,
इसलिए ऐसे विभाजन को हम समसूत्री विभाजन भी कहते हैं। आगे कोशिका द्रव्य विभाजन के बाद पूरा क्लियर हो जाएगा आपको। तो अब कोशिका द्रव्य विभाजन आता है। ये केंद्रक विभाजन हो गया, यहां केंद्रक विभाजन हो चुका है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज सारी कवर हो चुकी है। तो केंद्रक के विभाजन, एक केंद्रक से दो केंद्रक बन गए। अब आता है कोशिका द्रव्य का विभाजन। तो केंद्रक के चारों ओर जो पदार्थ होता है, जो द्रव्य होता है, उसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, गाल्जी काय, ये सारे पदार्थ इसी कोशिका द्रव्य के अंदर ही होते हैं। तो अब कोशिका द्रव्य के विभाजन की दो विधियां, जिसमें पहली विधि हम पढ़ने जा रहे हैं कोशिका खांच विधि, सेल फूरो मेथड। तो इसमें क्या होगा, कोशिका के बिल्कुल बीचों बीच एक खांच बनना शुरू हो जाती है। तो ये एक खांच बनना शुरू हो गई है। अब इसमें दो गुणसूत्र हैं और इसमें भी दो गुणसूत्र हैं और ये खांच बनना शुरू हो गई है। इस खांच बनने का कारण क्या रहता है? खांच बनने का जो मुख्य कारण रहता है, वो जो तंतु पड़े थे अपने, तरकु तंतु, सूक्ष्म तंतु, एक्टिन और मायोसिन, जो सूक्ष्म तंतु है एक्टिन और मायोसिन, उनकी आपस में क्रिया होती है। एक्टिन और मायोसिन की आपस में क्रिया होती है और उनकी क्रिया से ही एक संकुंचनशील वलय बनने लगती है। तो ये वलय जो है, ये जो वलय थी, ये संकुचित होनी शुरू हो जाती है। तो एक्टिन और मायोसिन की क्रिया इसमें विशेष योगदान देती है और वलय का संकुंचन होने लगता है। ये संकुंचन धीरे धीरे बढ़ता जाता है, यानी ये आगे पूरा संकुंचन जो होगा वो बढ़ता जाएगा इस तरह से। अब इसमें भी दो गुणसूत्र हैं और इसमें भी दो गुणसूत्र हैं। अब जब ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, दोनों खांच आपस में मिल जाएगी, इस तरह से खांच बढ़ती जा रही है। और जब ये वाली खांच इधर वाली खांच से मिल जाएगी, तो इस तरह से ये कोशिका जो है वो दो भागों में डिवाइड हो जाएगी। तो इस प्रकार एक जनक कोशिका से दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। और क्योंकि पुत्री कोशिका के गुणसूत्र जनक कोशिका के गुणसूत्र के समान होते हैं, इसलिए ऐसे विभाजन को समसूत्री विभाजन कहते हैं। और खांच विधि जो है, उसमें जंतु कोशिका में ही कोशिका द्रव्य विभाजन होता है खांच विधि के द्वारा। जंतु कोशिका में कोशिका द्रव्य विभाजन की विधि जो है वो खांच विधि है। अब आता है सेकंड मेथड। सेकंड मेथड यानी कोशिका पट्टिका विधि, सेल प्लेट मेथड। इसमें क्या होता है, जैसे ये मान लें आप कोशिका है और ये इसके दो गुणसूत्र हो गए। केंद्रक में दो दो गुणसूत्र हैं और बिल्कुल बीचों बीच एक पट्टिका बनना शुरू हो जाती है। सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में एक पट्टिका बनना शुरू हो जाती है। अब इस पट्टिका के निर्माण में कौन कौन भाग लेता है? तो इस पट्टिका के निर्माण में एक तो अंतःप्रद्रवी जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा गोल्जी काय, गोल्जी बॉडी, गोल्जी काय, गोल्जी बॉडी, और तीसरा तरकु तंतु। तो ये इस पट्टिका के निर्माण में सहायता करते हैं। गाल्जी काय, अंतःप्रद्रवी जालिका और तरकु तंतु। ये पट्टिका जो है, ये ध्यान रखना, केंद्र से परिधि की ओर बढ़ती है। तो ये सेंटर से बननी शुरू होती है और धीरे धीरे बाहर की ओर बढ़ती जाती है। और जब ये पूरी बन जाती है
तो ये कोशिका को दो बराबर भागों में बांट देती है, जिससे दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। और इस पुत्री कोशिका में भी गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो जनक कोशिका के बराबर यानी दो दो होती है। क्लियर? तो पुत्री कोशिका और जनक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या बराबर है, इसलिए ऐसे विभाजन को समसूत्री विभाजन कहते हैं। और कोशिका पट्टिका विधि जो है वो पादप कोशिका में कोशिका विभाजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। पादप कोशिका में कोशिका विभाजन कोशिका पट्टिका विधि द्वारा, और जंतु कोशिका में कोशिका विभाजन कोशिका खांच विधि द्वारा होता है। क्लियर? इसमें तारक का भाग लेता है, इसमें तारक का भाग नहीं लेता है। इसमें तारक किरणें बनती हैं, तारक किरणें बनती हैं, एस्ट्रल रेज बनती हैं। इसमें तारक किरणें नहीं बनती है, इसलिए इसको एस्ट्रल माइटोसिस भी कहते हैं। जंतु कोशिका वाले जो कोशिका विभाजन है उसको एस्ट्रल माइटोसिस भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें तारक किरणें बनती हैं और इसमें तारक किरणें नहीं बनती। पादप कोशिका में तारक किरणें नहीं बनती, इसलिए पादप कोशिका वाले कोशिका विभाजन को एनेस्ट्रल माइटोसिस भी कहते हैं, एनेस्ट्रल माइटोसिस। और जंतु कोशिका में कोशिका खांच विधि होती है, पादप कोशिका में कोशिका पट्टिका विधि होती है। और जंतु कोशिका की पूरी बॉडी में ही कोशिका विभाजन पाया जाता है, समसूत्री विभाजन पाया जाता है। लेकिन पादप कोशिका में केवल वही समसूत्री विभाजन पाया जाता है जहाँ जहाँ विभज्योतक उत्तक होता है, जहाँ स्थायी उत्तक बन जाते हैं वहाँ कोशिका विभाजन यानी सूत्री विभाजन यानी समसूत्री विभाजन नहीं पाया जाता। तो जहाँ विभज्योतक है वहाँ तो समसूत्री विभाजन होगा, जहाँ स्थायी उत्तक है वहाँ समसूत्री विभाजन नहीं होगा। अब अंतःसूत्री विभाजन क्या होता है? देखो, एक नाम और आता है एंडोमाइटोसिस। एंडोमाइटोसिस क्या है? अंतःसूत्री विभाजन क्या है? कब उसे अंतःसूत्री विभाजन, समसूत्री को यानी सूत्री विभाजन को, माइटोसिस को कब एंडोमाइटोसिस कहते हैं? जब क्या होता क्या है, जैसे हमने कहा भाई इसमें जब गुणसूत्र दुगने होते हैं, शुरू में क्या था हमने पढ़ा था कि G1 फेज में कोशिका वृद्धि करती है, S फेज में गुणसूत्र द्विगुणित हो जाते हैं। क्लियर? फिर जब जैसे हमने ये डिस्कस कर लें एक बार वापस, एंडोमाइटोसिस में क्या होगा, इस तरह से गुणसूत्र द्विगुणित तो हो गए, गुणसूत्र जो थे वो द्विगुणित तो हो गए, लेकिन जब वो तर्कु तंतु वगैरह बने सारे, तो ये गुणसूत्र हमने पढ़ा था कि इधर तर्कु तंतु, तर्कु तारक किरणों का निर्माण शुरू हो जाता है। और मेटाफेज के अंदर ये बिल्कुल मध्य पट्टिका पर व्यवस्थित हो जाते हैं। अब तारक किरणों का या तर्कु तंतु का संकुंचन होने लगता है, जिससे सेंट्रोमियर विभाजित हो जाता है, तो गुणसूत्र ऊपर की ओर और नीचे की ओर जाने लगते हैं और अंत तक जाते जाते आधे गुणसूत्र ऊपर और आधे गुणसूत्र नीचे पहुंच जाते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि इसके चारों ओर केंद्रक झिल्ली बनने लग जाती है, जिससे दो केंद्रक बन जाते हैं। क्लियर? लेकिन अब होगा क्या, गुणसूत्र तो दुगने हो गए, जैसे हमने शुरू में दो लिए तो अब गुणसूत्र तो चार दिख रहे हैं, फिर यहाँ एक केंद्रक झिल्ली बन गई थी तो दो गुणसूत्र इस केंद्रक में हो गए थे, दो गुणसूत्र इस केंद्रक में हो गए थे, यानी केंद्रक का विभाजन हो गया था, एक केंद्रक से दो केंद्रक बन गए थे। लेकिन अंतःसूत्री विभाजन में क्या होता है, गुणसूत्र तो दुगने हो जाते हैं परंतु केंद्रक का विभाजन नहीं होता। गुणसूत्र तो दुगने हो गए पर केंद्रक दो नहीं बनते, यानी केंद्रक विभाजन नहीं होता, गुणसूत्र तो डबल हो गए।
यानी ये स्थिति तो बन गई, यहाँ तक तो काम पहुँच गया, लेकिन उसके बाद केंद्रक का विभाजन नहीं होता। क्यों नहीं होता? देखो, क्योंकि इसमें क्या होता है, कोल्चिसिन नामक रसायन जो है, कोल्चिसिन नामक रसायन जो होता है वो विभाजित होती हुई कोशिका को जब हम प्रोवाइड करवा देते हैं तो वो केंद्रक विभाजन को रोक देता है। कोल्चिसिन नामक रसायन जब विभाजित होती हुई कोशिका को प्रोवाइड करवा दिया जाता है तो वो केंद्रक विभाजन को रोक देता है। तो इसमें क्या होता है, गुणसूत्र तो विभाजित होकर दुगने हो जाते हैं। एंडोमाइटोसिस में क्या होगा, अंतःसूत्री में क्या होगा, गुणसूत्र विभाजित होकर दुगने हो जाते हैं, परंतु केंद्रक का विभाजन नहीं होता। तो ऐसे सूत्री विभाजन को हम एंडोमाइटोसिस के नाम से जानते हैं। और इसमें जो रसायन भाग लेता है वो है कोल्चिसिन नामक रसायन, इसलिए इसे कोल्चिसिन सी से स्टार्ट होगा, इसलिए इसे सी माइटोसिस के नाम से भी जाना जाता है। सी माइटोसिस, यानी अगर माइटोसिस में कोल्चिसिन प्रोवाइड करवा दिया जाए तो फिर उसे एंडोमाइटोसिस कहते हैं। क्योंकि ये रसायन जो होते हैं ये समसूत्री विष, पॉइजन का काम करते हैं। ये जो कोल्चिसिन रसायन है ये माइटोटिक पॉइजन है जो विभाजित होती हुई कोशिका के विभाजन को रोक देता है। इसके अलावा जो पॉइजन यूज हो सकते हैं वो है मस्टर्ड गैस। कोल्चिसिन के अलावा हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, एक तो मस्टर्ड गैस, मस्टर्ड गैस अगर कोल्चिसिन के स्थान पर यूज कर ले तो भी एंडोमाइटोसिस ही होगा। और इसके अलावा राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम, राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम अगर यूज कर लिया जाए तो भी वो एंडोमाइटोसिस करवाता है। तो कोल्चिसिन, मस्टर्ड गैस और राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम तीनों ही माइटोटिक पॉइजन यानी समसूत्रणी विष हैं जो गुणसूत्र तो विभाजित होने देते हैं परंतु केंद्र का विभाजन नहीं होने देते, तो जिसे हम एंडोमाइटोसिस के नाम से जानते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा सूत्री विभाजन। तो यदि आपको टॉपिक क्लियर हुआ है, समझ आया है, तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।